तलाक के मामले में महिला के अधिकारों की रक्षा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वजह तलाक देना अपराध है। यदि कोई पुरुष बिना वजह अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उस पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। पति पर क्या कार्रवाई हो सकती है? पत्नी को गुजारा भत्ता और मुआवजा मिल सकता है। पत्नी के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में मामला दर्ज किया जा सकता है। आरोपी पति पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। यदि आप या आपके किसी परिचित को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। राष्ट्रीय महिला आयोग 0112323716 राष्ट्रीय लोक समानता हेल्पलाइन 14444। यह प्रेस नोट महिला अधिकारों के समर्थन में जारी किया गया है। ऐसा भी कानून है जब कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक ऑन द स्पॉट देता है तो उसको 3 साल की सज़ा होती है। नासिर का पहले से ही रवैया वैसा ही था। वो शक भी करता था क्योंकि जब शादी से पहले भी उसने इनका फ़ोन मंगा लिया था चेक करने के लिए, खुद का कार्ड इसको यूज़ करने के लिए दिया था। इस्लाम में एक और रास्ता है खुला। जब मियाँ बीवी की आपस में नहीं जमती है तो तलाक के पास पहुंचने से पहले खुले का रास्ता रहता है। हम लोग स्टार्ट से ही हमको ये आइडिया थी कि इसकी ननद इसका घर बसने नहीं देंगी। दोस्तों, मैं सरफराज पठान, AVP नासिक टीवी से। AVP नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। 2018 और 19 के बीच एक कायदा पारित हो रहा था। वो कायदा मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए वो कायदा बनाया जा रहा था और हमारे मुस्लिम समाज के काफ़ी लीडर्स उस कायदे के खिलाफ रोड पे धरने और आंदोलन कर रहे थे। हमारे मुस्लिम लीडरों का ये कहना था कि शरीयत में दखलंदाजी हो रही है और मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज इस बातमी के माध्यम से उस चीज़ का मैं खुलासा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ वो कायदा हमारे लिए अच्छा था, बुरा था, मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा था या बुरा था, और मुस्लिम महिलाओं का उसके अंदर नुकसान है या फ़ायदा है, वो आप लोगों को इस बातमी के ज़रिए पूरा मैं वक्त के हिसाब से बताता हूँ। मेरे साथ जो पीड़ित है वो पीड़ित से आपको मिलाता हूँ। इस महिला के साथ में उसके शोहर ने एक दरिंदगी की है। वो दरिंदगी है 3 तलाक की। 3 तलाक का जो मुद्दा है ये काफ़ी सालों से हर वक्त चर्चों में रहता है और इस बार भी नासिक शहर में ये मुद्दा चर्चे में है। एक शख्स ने अपनी बीवी को गुस्से की हालत में उसके अंदर वो टाइम में शायद शैतान मौजूद था और उस शैतानी हालत में उसने इस महिला को 3 तलाक दिया है। अब 3 तलाक के बाद में महिला की हालत क्या है उसकी ज़ुबानी हम सुनेंगे और उसकी इच्छा क्या है, क्या ऐसी हरकत जब उसके आदमी ने उसके साथ किया तो वो क्या चाहती है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो और क्या उसको इंसाफ मिले, वो जानेंगे हम। जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे को हालत में, झगड़े की हालत में या किस हालत में तुमको 3 तलाक दिया, उस पर थोड़ी रोशनी डालो। मेरी शादी 9 जनवरी 2011 नासिर खान अहमद खान पठान इनसे हुई। रहने के लिए कहाँ पर है ये रहने के लिए बेलद गांव, फ्लैट नंबर 4, गोकुल अपार्टमेंट, रेलवे गेट के पास रहते हैं। नासिक रोड में? देवलाली कैंप नासिक रोड। देवलाली कैंप नासिक रोड। हाँ। कितने साल हो गए शादी को? अभी 13 साल हो गए शादी को। क्या हुआ था 13 साल की शादी में? ऐसे क्या चीज़ें हुई जो आज तुमको मीडिया के सामने आना पड़ा? शादी के बाद से ही मतलब मेरे ननंद और मेरे सास का मुझे बहुत तकलीफ़ देना शुरू हो गया था। उनका बिहेवियर ठीक नहीं था मेरे साथ में। वो बात पे ताने, गालियाँ ऐसे, क्योंकि मैं गरीब घर से थी, इस वजह से उन्होंने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करे और हमेशा मेरे पीछे ही रहते थे। मेरे शौहर भी उनका सुन के मुझे मारपीट करते थे। कैसे जैसे तैसे 7-7.5 महीने में ही मुझे पहली बेटी हो गई, वो भी प्री मैच्योर हुई। 6 नवंबर 2011 को मुझे बेटी हुई थी। उसके बाद हॉस्पिटल में मेरे ननंद और शौहर आके झगड़ा किए
हॉस्पिटल का बिल भी उन्होंने भरे नहीं। सारा बिल वगैरह मेरे रिश्तेदार, मेरे अम्मी अब्बा उन्होंने ही करके भरे। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे आके देखे भी नहीं, मेरी बच्ची को भी नहीं देखे। 7 महीने ऐसे ही चले गए। उसके बाद में वो आए, फ़ोन पे ही बात हुई, आके मुझे बोले कि अभी घर पे चल, तो मैं उनके साथ चली गई। ये कब बोले तुम्हारे घर पे आके, और तुम कब तुम्हारी अम्मी के पास गए? मेरी बच्ची जब हुई तब हॉस्पिटल से ही मैं मेरे अम्मी के घर पे ही थी। फिर मैं गई नहीं वापस से। मतलब कितने साल से तुम अपने घर पे थे, अम्मी के इधर? अभी तो 13 साल हो गए शादी को। पहली बच्ची होने तक मैं अपने ससुराल में ही थी। बच्ची होने के बाद से मैं अम्मी के यहाँ थी। फिर 7 महीने के बाद मैं वापस गई दूसरी बार। फिर दूसरी बार जाने के बाद मैं फिर से मतलब दूसरी बार से प्रेग्नेंट थी। तब मेरे सास को वो बच्चा नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने मुझे गोलियां वगैरह खिलाए कि ये बच्चा चला जाए करके, एबॉर्शन पिल्स। जब इसकी जानकारी तुमको हुई कि उन्हें गोलियां वगैरह खिलाए और बच्चे को मारने की कोशिश की, इसकी तकरार नहीं दी है कभी घर पे अपने घर वालों को या पुलिस को? पुलिस में तो नहीं गई मैं, लेकिन घर वालों को बोली मैंने। और यही वजह थी मतलब कि इसके अब्बू ने, मतलब मेरे शौहर ने घर पे भी झगड़ा करे थे उनकी अम्मी से, उनकी बहन से, कि इसको मेरी इजाज़त के बिना ऐसी गोलियां क्यों खिलाए तुमने। फिर उस वजह से उन्होंने मुझे अपने अम्मी के घर पे वापस लाके छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद मैं बोलती थी कि घर पे चलो, तो वो बोले कि नहीं, अभी ये डिलीवरी होने के बाद ही घर पे जाएंगे। फिर जब दूसरी बच्ची हुई तभी भी हॉस्पिटल में मुझे देखने कोई नहीं आया, ना वो बच्ची को देखने कोई आया मेरे ससुराल से। वो बच्ची 1.25 महीने की हुई तब उसके अब्बू आए। फिर उसका पहला डोज था, वो डोज लेने के लिए हम हॉस्पिटल गए। जब भी डोज दिए तब वो पीली पीली ही थी, मतलब जब पैदा हुई उसके तीसरे दिन से ही पीली थी वो। लेकिन उसका टाइम पे इलाज नहीं होने की वजह से वो भी गुजर गई। 27 जनवरी 2014 को वो गुजर गई। उसके बाद मैं 16 जून 2014 को अपनी बच्ची को लेके अपने ससुराल गई कि अभी इसके एजुकेशन का क्या करना है, ये भी बड़ी हो रही है, उसको स्कूल में डालने का था। तभी मेरे ननंद, सास, जेठ सब घर पे ही थे, मेरे शौहर भी घर पे थे। तब उन्होंने मुझे घर पे आने ही नहीं दिए। मेरी बच्ची के साथ मुझे मार पीट के, गाली गलौज करके वापस से घर भेज दिए। तभी भी केस हुई थी पुलिस स्टेशन में। कौन से पुलिस स्टेशन में? नासिक रोड पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे फिर महिला मंडल में भी गए थे। महिला मंडल में भी इसके मतलब मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा, खर्चा पानी सब करूंगा बच्चे। इन शॉर्ट मतलब वहाँ पर उन्होंने सुलह करके तुमको वापस घर अपने लेके गए? नहीं, घर नहीं लेके गए। उन्होंने मुझे बोले कि तेरे अम्मी के पास ही रह, घर का माहौल जब ठीक हो जाएगा तब मैं तुझे लेके जाऊंगा। लेकिन वही इंतज़ार में मैं थी कि घर का माहौल कब ठीक होगा, कब बोलेंगे कि चल घर पे। तो दिन बीतते गए। फिर उसके बाद फिर 2015 में हम दोनों ने DMLT कोर्स साथ में करे। 2016 में मैंने स्कूल में जॉब करना शुरू करी, वो भी उनकी इजाज़त लेके। और 2016 में उन्होंने दत्त मंदिर पे मेडिकल खोले अपना। उनका मेडिकल निवारा कॉम्प्लेक्स में है, शॉप नंबर 5, संस्कार इनके पास, दत्त मंदिर नासिक रोड। वहाँ पे वो अपना बिजनेस कर रहे थे और मैं स्कूल में जॉब करती थी। ऐसे ही दिन बीते। 2016 में मेरे ससुरे का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि इंतकाल हो गया, कि घर पे आ या कुछ। फिर 2019 में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तब वो आए थे इंतकाल होने के बाद। फिर 6 जून 2023 को उन्होंने मुझे बोले कि PF निकाल दें और मुझे ज़रूरत है पैसों की, बिजनेस में लग रहे। तो मैंने उनको 1 लाख रुपए निकाल के दी। फिर 1 साल के बाद 16 मई 2024 को उन्होंने बोले कि गोल्ड लोन, मतलब तेरा गोल्ड रख के मुझे लोन चाहिए। तो मैंने वो 78,000 रुपीज़ भी उनको दे दी। फिर उसी दौरान मई में ही 26 तारीख को मेरा दूसरा PF के वास्ते क्लेम किया गया। तभी भी मैंने 1 लाख रुपए निकाल के उनको दी। अच्छा, मैंने अभी तक देखा है कि शादी के बाद एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फाइनेंशियली मदद करता। ये तो मैं कुछ अलग ही सुन रहा है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी से मदद ले रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं झूठ बात है।
नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। उन्होंने मुझे बोले कि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए और मैं रिटर्न कर दूंगा, तो तुम मुझे निकाल के दे दो। जब मेरे बिजनेस में तरक्की हो जाएंगी, जब पैसा आने लगेगा तो मैं लौटा दूंगा। कितना पैसा दिया टोटल उनको? 2,78,000, तकरीबन 3 लाख के आसपास। वो पैसा रिटर्न किया उन्होंने? नहीं। फिर उसके बाद 26 जून 2024 को उन्होंने मुझे बोले कि अभी काम वाली काम छोड़ने वाली है, तो मौका है, घर पे आ जा। तो मैं भी खुश हो गई कि भाई 12-13 साल के स्ट्रगल के बाद घर पे बुला रहे। मतलब ये सडनली अभी की बात है? मतलब हाँ, रिसेंट है, एकदम जून, हाँ जून की बात। इतने साल के बाद उन्होंने वापस से घर पे बुलाया तुमको? हाँ, तो बच्ची का अच्छा हो जाएगा, अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं चली गई उनके साथ में। 1 तारीख को मुझे लेने आए, 1 जुलाई को, और तब मैं उनके साथ चली गई। 1 जुलाई के बाद सब ठीक था, एक दो हफ्ता ठीक गया। फिर से वापस टॉर्चर शुरू हो गया, ननद के ताने शुरू हो गए। फिर वो अपने शौहर के साथ रहते नहीं, जब से मेरी शादी हुई तब से उनका शौहर औरंगाबाद में रहता और वो घर पे आते जाते रहते, तो वो मुझे मतलब रहने नहीं देते ठीक से। उनकी दखल अंदाजी रहती है शादीशुदा ज़िंदगी में मेरे, उनका रहना ज़रूरी है, मतलब बातें ताने उनके रहते ही है। और ऐसा है कि मेरे शौहर भी उनकी ज़्यादा सुनते, तो उनका डिसीजन पहले रहता उनके लिए, जो बहन बोलेंगी वैसा ही होता। तो मेरी शादी ख़राब करने के पीछे भी उनका ही हाथ है। फिर 2 हफ्ते ठीक से गए, मैं स्कूल जाती थी, जॉब करती थी, क्योंकि उन्होंने ही बोले थे मुझे कि जॉब जल्दी क्विट मत कर, अगर तेरी जगह कोई और भी रहता तो मैं उसको भी यही सलाह देता कि इतनी जल्दी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बोला? तुम्हारे हस्बैंड बोले? हाँ, मेरे शौहर बोले। फिर मैं कंटिन्यू कर रही थी जॉब, तो बीच में ही 2 अगस्त को उन्होंने, मतलब 1 अगस्त को उन्होंने मेरे ऊपर शक करे और मेरा मोबाइल चेक करने लगे। शक तो वो पहले से ही करते थे, और अभी भी उन्होंने मोबाइल चेक करे तो मुझे बोलने लगे, तो मैं कि मोबाइल में से नंबर डिलीट है, नंबर सेव नहीं है, चैट्स डिलीट है। तो मैं बोली उनको कि मैं ऐसी है ही नहीं, और तुम चाहिए तो मेरा मोबाइल रख लो। फिर मैं सुबह 5 बजे उठ के काम वगैरह करके अपने स्कूल में चली गई। जब स्कूल से मैंने उनको फ़ोन की, तो वो मुझे बोलने लगे कि मैसेज में कि घर पे मत आ, मुझे दूसरी शादी करने का है, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा, मैं 2 गवाह लेके आ रहा। तो फिर मैं रह गई मेरे अम्मी के घर पे ही। फिर ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद में 12 तारीख को मैं मेरे ससुराल गई। ससुराल कौन से महीने की? वही महीने की, मतलब अगस्त में ही। 12 अगस्त को मैं वापस से अपने ससुराल गई। 12 अगस्त को ठीक थे वो। 13 अगस्त को सुबह मैं स्कूल नहीं गई, तब सुबह ही एक फ़ोन आया। तो मैंने उनको पूछी कि किसका फ़ोन आया, तो वो जाके उन्होंने फ़ोन उठाए और अपने पास रख लिए। और फिर दूसरे से वापस आया, तो मैंने बोली उनको दिखाओ किसका फ़ोन आया, तो उन्होंने नहीं बताया मुझे और तकिए के नीचे छुपा दिए। किसके फ़ोन पे फ़ोन आया, तुम्हारे या उनके? मेरे शौहर के फ़ोन पे फ़ोन आया। हाँ, तो मैंने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाल के देखी, तो वो उनके मेडिकल पे जो एम्प्लॉय काम करती, सानिया नाम है उसका फ़ोन था। तो मैंने पूछी उनको कि इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है, क्यों छुपा रहे फ़ोन मेरे से? तो बोले अपने काम से काम रख, ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देने का मेरे काम में। फिर उसके बाद मैंने बॉटल पे देखी, तो मेरे शौहर की बॉटल पे वही लड़की ने उसके हाथ से मेरे शौहर का नाम लिखी थी। तो मैं बोली कि ये चीज़ों पे क्यों हक जता रही आपके, क्या मसला है, बताओ मुझे। तभी उन्होंने गुस्से में मुझे मारे भी और मुझे बोले कि हाँ है हमारा रिलेशनशिप, क्या कर लेंगी कर ले। फिर उसके बाद से उन्होंने मेरे से बात भी करना बंद कर दिए थे, दिखते भी नहीं थे, बात भी नहीं थी। और फिर 18 तारीख को घूमने के लिए लेके गए कि बताने की हम 18 अगस्त मतलब? 18 अगस्त, हाँ। फिर वहाँ से हम आए, दूसरे दिन वो मालेगांव चले गए। मालेगांव गए, तब रात में मैंने 9 बजे के बाद उनको बहुत फ़ोन की
तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाए, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किए। रात में 12 बजे 12:30 बजे आए। मैंने उठ के पूछी भी उनको, खाना दूँ क्या, पानी दूँ क्या? तो बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए बोले। फिर उसके बाद इग्नोर कर रहे थे हर चीज़ को, बात भी नहीं कर रहे थे। इमोशनली, मेंटली कोई भी सपोर्ट नहीं था उनका। फिर उसके बाद 21 तारीख को मैं जब स्कूल आई तब उनको फ़ोन की मैंने स्कूल से ही कि क्या बात है, बात क्यों नहीं करते मेरे से? इसलिए मैंने अभी फ़ोन की, मुझे बताओ क्या है, ऐसा कब तक चलने वाला है, कब तक बात नहीं करने वाले? तो उन्होंने मुझे तब बोले कि एक तो काम छोड़ और फिर घर पे आने का। तो मतलब जो तुम जॉब करते वो जॉब छोड़ के तुमको वापस घर पे उन्होंने बोला आने के लिए? हाँ, तब उनका बिहेवियर देख के मैं जॉब भी क्विट कर नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा बिहेवियर मैं इधर से भी सब कुछ खो रही थी और उधर से भी सब कुछ खो रही थी। उसके बाद में उन्होंने बोले मुझे कि ऐसा है तो जॉब छोड़ के तुझे घर पे आना पड़ेगा। तो मैंने भी उनके सामने यही बोली कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, तुम वो लड़की को मेडिकल से निकाल दो, उसको बोलो कि मेडिकल पे आने का नहीं कल से, मैं आपके साथ रहने तैयार है। मतलब जिस लड़की के ऊपर तुमको डाउट है उस लड़की को तुमने वहाँ से निकालने के लिए? हाँ, तब उन्होंने बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसको नहीं निकालूंगा। तो फिर मैंने भी बोली कि ठीक है, फिर मैं कैसे जॉब छोड़ दूँ जब मैं इतने सालों से आपकी इतनी बातें सुनती आ रही, मैं कहाँ जा रही, कब जा रही, हर चीज़ की अपडेट आपको देती, मैं कहाँ है ये भी तुमको पता है, हर वक्त पता रहता, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? कई फार्मासिस्ट है जो जॉब के लिए घूम रहे इधर उधर, तो उसको निकालने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोले नहीं, मैं नहीं निकाल सकता उसको, बस। और फिर उसके बाद 21 तारीख से मैं अपनी अम्मी के घर पे ही थी। मैं उनको रोज़ मैसेज करती थी, क्या है क्या नहीं, बात करो, क्लियर करो। वो एक नहीं, दो नहीं, रिप्लाई भी नहीं करते थे और फ़ोन पे बात भी नहीं करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने 21 तारीख को ही, तारीख याद नहीं आ रही, लेकिन उसी हफ्ते में मेरे जेठ को लेके शक करे, और रात में जब मैंने उनको फ़ोन की तब उन्होंने शक किए, और शक के बिना पे मेरा कपड़े वगैरह सब पोर्टर से दूसरे दिन घर पे भेज दिए। फिर घर पे आने के बाद मैंने उनको फ़ोन भी नहीं की और मैसेज भी, मतलब मैसेज करती थी मैं कि कुछ सुधर जाए, कुछ संवर जाए, बच्ची है 12 साल की, उसका फ्यूचर है। तो मैंने बात करने के लिए 3 तारीख को रात में 10 बजे मेडिकल गई, 3 सितंबर 2024। रात में जब मैं मेडिकल पे गई तो वो उसी लड़की के साथ में हंसते हुए बातें करते हुए बैठे थे, जबकि वो उनका बिहेवियर ऐसा मेरे साथ था ही नहीं। घर में बीवी है, तुम उसके साथ हंस के बात नहीं कर रहे, और बाहर जो है तुम उसके साथ हंसते गाते बातें कर रहे, तो ये देख के ऑब्वियस है कोई भी इसमें आएगा ही, फ्रस्ट्रेट होंगे ही। तो मैंने उनको पूछी कि यही वजह है क्या जो घर पे आके बात नहीं करते? तो वो चिढ़ गए और फिर उन्होंने मुझे ऊपर लेके गए, और ऊपर लाइट्स ऑफ थी और वहाँ पे मुझे बहुत मारे, और मारने के बाद उन्होंने मेरे भाई को, मेरे अम्मी को, मेरी बहन को फ़ोन करके मेडिकल पे बुलाए, और उनके बहन को और भाई को बुलाए, और उनके साथ उनकी खाला भी आई थी। तब बात हुई क्या करने का है क्या नहीं। तो आखिरी बार भी मैंने उनको यही बोली कि मैं जॉब छोड़ दूंगी और तुम वो लड़की को निकाल दो। तो ये उनको मंजूर नहीं था। फिर उनकी बहन भी बोलने लगी, उनका भाई भी बोलने लगा, बहुत पढ़े हुए है, क्या करता, इसको छोड़ दे, दूसरी बहुत मिल जाएंगे जॉब। मतलब वो लोग सुलह करने की जगह रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे। और इसके अब्बू तो हमेशा की तरह सुनते बहन का, तो वही जज्बात होके उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिए और सब कुछ खराब कर दिए। अच्छा, मतलब वही टाइमिंग में मसला हल होने की जगह मसला बढ़ गया और 3 तलाक उन्होंने दे दिए। हाँ। अब 3 तलाक जब दिए वो टाइमिंग में वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? उनकी बहन थी, उनका भाई था, उनकी खाला थी, और मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे अम्मी थे। इसकी शिकायत तुमने पुलिस स्टेशन को दी है? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन में गई थी। मेरे से पहले वो लोग गए थे और मैं बाद में गई थी। तब मुझे पता चला कि वो लोग भी आके गए हुए हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में बोली कि मुझे 3 तलाक का है, ये रिपोर्ट लिखो। तो पुलिस स्टेशन में बोला गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है। ये अच्छा, मतलब पुलिस बोले कि 3 तलाक पे कोई कानून नहीं है। हाँ, और तुमको हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि इस पे कोई कानून नहीं है और हम इसको नहीं मानते। फिर मैंने सिर्फ
वायलेंस का केस लगा के वहाँ से निकल गई। और फिर उसके बाद में फिर तुमको कब पता चला कि भाई एक शोहर अपनी बीवी को अगर 3 तलाक दे दे तो उसके ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन की एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, उसको पनिशमेंट होता है। ये जो नया कानून 2019 में जो लागू हुआ बना, ये कब पता चला कि तुम्हारे हक के लिए कानून बना 2019 में? ये तुमको कब पता चला? 1 हफ्ते बाद पता चला मुझे कि ऐसा भी कानून है। जब कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक ऑन द स्पॉट देता है तो उसको 3 साल की सज़ा होती है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए दे, वॉइस के ज़रिए दे या मेल के ज़रिए दे, कैसे भी दे, या वर्बली सामने बोले, तो उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। अच्छा, जब ये जानकारी मिली कि ऐसा कोई कानून है तो उसके बाद में इसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को दे के कंप्लेंट दिए गए? हाँ, मैंने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन दी है उपनगर पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, यह एश्योरेंस दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो और जिसने मेरे साथ ये हरकत की है वो इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो लड़कियों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं वो भी खुल के सामने आके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बताए और वो इस चीज़ का सामना करे, ताकि दूसरे से कोई ये गलती ना हो और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। बिल्कुल। साथ में दोनों महिलाएं, ये कौन है? ये मेरे मामी है, दोनों मामी हैं। इन्होंने अभी जो सारी शिकायत की है, मैंने भी सुना, आपने भी सुने। मैंने सुनने के बाद में मुझे अंदाज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका शक इनके शोहर के ऊपर था। वो एक गलत ट्रैक पे जा रहे थे, ये उनको अपने घर वापस लाने की कोशिश करते, अपना घर वापस से सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनका शोहर इनके ऊपर ही शक करते हुए, इनके ऊपर एलिगेशन करते हुए इनको मारझोड़ करता है, इनसे पैसा भी लेता है बिजनेस के लिए, धोखाधड़ी करता है इनके साथ और बाद में इनको 3 तलाक दे देता है। ये जानकारी जब आप लोगों के पास पहुंची तो एज अ मामी आप लोगों ने क्या सलाह दी है और आप पुलिस प्रशासन से, कानून से इसके अंदर क्या मदद चाहते हैं? नासिर का पहले से ही रवैया वैसा ही था, वो शक भी करता था क्योंकि जब शादी से पहले भी उसने इनका फ़ोन मंगा लिया था चेक करने के लिए, खुद का कार्ड इसको यूज़ करने के लिए दिया था। फिर जब शादी भी हुई तो उसके बाद में जब 7 महीने भी ये वहाँ पे रही तो वो सुकून से नहीं रही। उसकी सास ने भी उसके साथ बहुत टॉर्चर किया, उसकी ननद ने भी बहुत किया और उसके शौहर ने भी बहुत ज़्यादा किया। किसी को आप लोगों ने कभी कोशिश की नहीं कि इस मसले को हल करने के लिए बैठ के? कभी कोशिश किए लेकिन वो सुनने वाले लोग नहीं है, मतलब वो हमेशा इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ। फिर जब तक पता चला कि ये लोग बोलने वाले हैं, ये समझाने वाले हैं, तो उनसे रिश्ता ही नहीं रखने का, ऐसा इसको बोले हुआ था। फिर उसके बाद में भी लड़की हुई तो उनको लड़का चाहिए था, इसके लिए वो हॉस्पिटल नहीं आए, उन्होंने बहुत तमाशे किए। फिर वापस ये घर पर आ गई, उसके बाद में भी बहुत समझौता करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। फिर उसके बाद में जब अभी हमको पता चला कि उसने लेकर गया, फिर उसके बाद में तलाक हो गई, उसके बाद में हमको पता चला कि इसकी तलाक हो गई करके। तो उसके बाद में हम लोग ने बहुत कोशिश किए, पुलिस स्टेशन भी गए, बहुत जगह गए, सबसे बात किए। तब आखिर में अभी न्यूज़ का सहारा लेकर हमने ये सोचा कि न्यूज़ का सहारा लें ताकि इसको इंसाफ मिले, इसको, इसकी बच्ची को इंसाफ मिले। इसके जो पैसे उसने रख लिया, खाया, जो भी किया, वो इसको वापस मिले, बच्ची का हक मिले, इसका हक मिले, यही हमारी आशा है। सारी बातें आपने भी सुनी। इतने सारे 12 साल के संघर्ष में आप कितनी बार इनके साथ गए, इनके घर पे जाके इनका घर बसाने की कोशिश किए, इनके शोहर को समझाने की कोशिश किए और कभी ऐसा लगा नहीं कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा? कभी ऐसी सलाह नहीं दी है कि 3 तलाक की नौबत पहुंचने से पहले बैठ के कुछ रास्ता निकले? जैसे इस्लाम में एक और रास्ता है खुला, जब मियाँ बीवी की आपस में नहीं जमती है तो तलाक के पास पहुंचने से पहले खुले का रास्ता रहता है। तो कभी ऐसा चर्चा नहीं हुई चीज़ पे कि भी रिश्ता अगर नहीं जम सकता तो बैठ के खुला कर ले? जो चीज़ अल्लाह को ना पसंद है वो चीज़ तक ये रिश्ते को क्यों जाने दिया गया? हम लोग स्टार्ट से ही हमको ये आइडिया थी कि इसकी ननद इसका घर बसने नहीं देंगी क्योंकि ये इसके बच्चे के पहली तो ये है कि उसको प्रेग्नेंट होना ही नहीं इसने, क्योंकि उसके बच्चे इसको ही संभालना पड़ते थे, इसको ही सब रखना पड़ता था। और इसके बाद इसकी जब छोटी बहन, छोटे भाई की जब शादी निकली तो हम वो टाइम पर भी हम शादी कार्ड वगैरह लेकर गए कि चलो ये ज़रिए से मुलाकात होंगी और रिश्ता और अच्छा हो जाएगा, आना जाना चालू होगा। लेकिन उन लोग का ऐसा था क्या इसके कोई रिश्तेदार हमारे दरवाजे में होना नहीं। उन लोग के इतना बोलने के बाद भी हम लोग उनके घर पर जाते थे और बताते थे, उनसे माफ़ी मांगते थे, बात करते थे, लेकिन उन लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। और जब
इसको अभी लेकर गए तब भी उसने ये डिमांड रखा था, क्या तुम्हारे कोई ख़ानदान में मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू इधर आ गई। तो हमको नहीं मालूम था कि ये वहाँ पर गई और बाद में इतना झगड़ा हुआ और उसने ऑन द स्पॉट तलाक दे दिया। तो उसके बाद हम लोग को पता चला, तब हम लोग भी बहुत पुलिस स्टेशन वगैरह इधर गए और कंप्लेंट वगैरह करने की कोशिश वो सबके, लेकिन उन लोग हमारे पहले उन लोग भी चले गए थे कंप्लेंट वगैरह करने और बहुत कोशिश की है। लेकिन अभी आपके न्यूज़ के ज़रिए बस उन लोग को बस सज़ा हो, ये हमारा मुद्दा है। जब पता चला कि 2019 में एक ऐसा कानून पारित हुआ कि जो इंसान अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दे उसको एक दखल पात्र गुने में दाखिल करके उसको एक अच्छा पनिशमेंट दिया था। जैसे नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस 498 वगैरह छोटी छोटी केसें होती है, तो इससे कहीं ना कहीं शोहरों को, नॉर्मल मुस्लिम समाज के आदमियों को कहीं ना कहीं बल मिल गया था कि भाई मैं कुछ भी करूं मेरा कुछ नहीं होता। जो एक घमंड था वो कहीं ना कहीं कानून आने के बाद में टूटा है या नहीं टूटा है? हाँ, ये तो टूटा है, लेकिन ये ऐसे जो आदमी लोग को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या। लेकिन ये जो कानून आया ये बहुत अच्छा कानून आया है और ये इसी के ज़रिए अब ये इंसाफ मिलने की अपने को थोड़ी सी उम्मीद है। जैसे तुमने ऑफ कैमरा मुझे एक चीज़ ये भी बताए, क्या जब तुम मेडिकल पहुँचे थे वहाँ पर तुमने अपने मोबाइल में वीडियो कैच किए थे जिसके ऊपर तुमको शक था, वो लड़की तुम्हारे शोहर के बगल में पास में जैसे तुमने बताया बैठी हुई थी, वो वीडियो तुमने मुझे बताया, तो क्या तुम वो वीडियो हमारे को न्यूज़ पे चलाने के लिए देंगे? जी दूंगी। ये थी वो पीड़ित महिला और उनके साथ के उनके दोनों मामी थे और करीबन 12 से 13 साल से ये लड़की अपने ससुराल में संघर्ष कर रही थी, अपने घर और परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शोहर नहीं चाहता था कि उसका घर बसे और उसको किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी थी। आखिर को उसने अपनी जो सोची समझी साजिश थी उसको अंजाम देते हुए इनको 3 तलाक देके इनकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दिया। मैं एवीपी नासिक टीवी चैनल के माध्यम से नासिक के पुलिस कमिश्नर, उपनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, इनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे कठोर आदमी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और ऐसी महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई भी अपडेट रही तो आप लोग साथ ज़रूर शेअर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी एबीपी नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।